क्लास 9th स्टूडेंट्स, तो आज देखिए हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो वैसे तो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है और बहुविकल्पीय भी करे हैं, लेकिन हमारे पास हर अध्याय से कोई ना कोई वर्णनात्मक प्रश्न जरूर आए। तो अब इन वर्णनात्मक प्रश्नों को करना भी जरूरी है। तो आपको हम ये बता दें कि आपकी जो पुस्तक है स्पर्श भाग 1, उससे आने वाले वर्णनात्मक प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि उनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर देने होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही? नेक्स्ट ईयर आपका 10th है। अगर आपने अभी अपने आप को वर्ड लिमिट्स में बांधना शुरू नहीं किया तो क्लास 10 तक ये सारी चीजें कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस साल तो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे। तो आप कितना भी लिख लो, टीचर उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे देगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आप अगर बियॉन्ड द लिमिट लिखते हो तो एक तो आपको उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, और दूसरा उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और तीसरी आपकी छवि उस कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के सामने अच्छी नहीं बनेगी कि बच्चा जो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मानता नहीं है। तो वो शायद इसी परसेप्शन के साथ आपकी कॉपी को चेक करे तो शायद आपको मार्क्स भी कम मिल सकते हैं, है ना। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जो इंस्ट्रक्शन आपको पेपर में दिए जाएंगे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो ये एक बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन रहता है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको वर्ड लिमिट दी जाती है, उस वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए आपको काम करना। तो बात कर रहे हैं अगर स्पर्श बुक की, तो इसके जितने भी अध्याय हैं, चाहे काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न के जो है वो आपसे लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और इनके उत्तर आपको सिर्फ 25 से 30 शब्दों में ही देने। अब बात आती है, क्या मैम इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते? बिल्कुल आते, लेकिन वो आएंगे आपकी बुक संचयन से, ठीक है। वो आप उन संचयन बुक से पूछे गए सभी प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपने आज क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्पर्श बुक के गद्य खंड का हम चौथा अध्याय कर रहे हैं, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब हम करने वाले हैं इस पर आधारित कुछ वर्णनात्मक प्रश्नों। करीबन 15 प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूं, इनके जरिए आप बहुत अच्छे से अपने पूरे चैप्टर को रेडी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रामन ने वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा क्या सिद्ध किया और क्यों? पठित पाठ के आधार पर बताइए। अब देखिए क्या है, जो हमारे भारतीय वाद्य यंत्र हैं उन्हें ये कहा जाता था कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों से वो बहुत ही निम्न दर्जे के हैं, उनसे आने वाली ध्वनियां इतनी अच्छी नहीं है। रामन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो रामन ने इन ध्वनियों पर जो है शोध किया और ये साबित किया कि भारतीय वाद्य यंत्रों द्वारा आने वाली ध्वनियां बहुत ही उच्च कोटि की। चलिए देखते हैं। रामन को सरकारी नौकरी से जो अवकाश मिलता था उसका उपयोग वे कलकत्ता के बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला में शोध करते हुए बिताया करते थे। यहीं पर रामन का झुकाव वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की तरफ, कि आखिर ये ध्वनियां अलग अलग वाद्य यंत्रों से अलग अलग तरीके की कैसे बनती। उन्होंने अनेक भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, तानपुरा, मृदंग पर गहन अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने वायलिन और पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्रों को भी अपने शोध का विषय बनाया। मतलब भारतीय वाद्य यंत्र तो लिए, लेकिन साथ में विलायती यानी कि पाश्चात्य वाद्य यंत्र भी लिए, और यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया नहीं, जैसा कि लोग सोचते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में ऐसी ही भ्रांति फैली थी कि भारतीय वाद्य यंत्र पाश्चात्य वाद्य यंत्रों के मुकाबले बहुत ही घटिया हैं। इस बात को रामन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अपने शोध के द्वारा साबित भी किया। प्रश्न संख्या 2 है, रामन द्वारा खोजे गए रामन प्रभाव के कारण उनकी प्रसिद्धि और सम्मान पर क्या असर पड़ा? पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। अब रामन प्रभाव क्या था? उन्होंने जब देखा था ना कि समुद्र का जल नीला क्यों होता है,
इस पर उन्होंने शोध किया और शोध करके जो नतीजा निकला वो रामन प्रभाव था, जिसकी वजह से उन्होंने ये शोध किया कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जब तरल पदार्थ से गुजरती हैं तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, जब ठोस से गुजरती हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। यही खोज उनकी रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अधिक सम्मान देश में ही नहीं विदेशों में भी प्राप्त हुआ और उसके चलते उन्हें कई सम्मान भी दिए गए थे। रामन द्वारा खोजे गए रामन प्रभाव के कारण उनकी गणना विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों में होने लगी। उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था। अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, यानी कि भौतिक मतलब क्या हो गया आपका, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रोम के मेत्सी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकफिन पदक, सोवियत रूस का लेनिन पुरस्कार आदि के साथ 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार उनकी प्रसिद्धि और सम्मान अत्यधिक बढ़ चुके थे। तो जैसा मैंने बताया, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इनको बहुत सम्मानित किया गया और सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रामन ने अपना योगदान किस तरह दिया, इससे छात्रों को क्या लाभ हुआ? रामन जब एक स्टूडेंट के तौर पे या रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे तो वो अक्सर एक चीज की कमी खलती थी, वो थी उनको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से वो ये शोध कार्य कर पाए। तो इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, जहां पर बच्चे बहुत ही सुविधा संपन्न प्रयोगशाला में काम कर पाए। ठीक है, रामन ने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका की शुरुआत करी, ताकि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो इस पत्रिका को पढ़ें और अपने अंदर वो जिज्ञासा पैदा करें ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसके अलावा रामन ने अपने जीवन में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया, यानी कि ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो कि किसी ना किसी तरह के रिसर्च में काम कर रहे थे, तो रामन ने उनका बहुत ज्यादा हेल्प करी। इन छात्रों ने आगे आने वाले छात्रों की मदद करी। इससे उन्होंने अच्छा काम ही नहीं किया बल्कि कई छात्रों ने उच्च पदों को सुशोभित किया, यानी कि आगे चल के वो बच्चे आगे बड़े बड़े पदों पर कार्यरत रहे। विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने करंट साइंस नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। प्रश्न संख्या 4 है, रामन को रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जैसे मैंने बताया कि जब वो शोध कार्य करते थे तो उन्हें प्रयोगशाला में सही उपकरण नहीं मिलते थे, सही व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, तो कहीं ना कहीं ये इनका प्रेरणा का स्रोत रहा कि मैं एक ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करूंगा जिससे मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। चंद्रशेखर वेंकट रामन भले ही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए हों, परंतु उन्हें हमेशा अपने वे दिन याद रहे जब उन्हें अच्छी प्रयोगशाला और उन्नत उपकरणों की कमी में काफी संघर्ष करना पड़ा। अभावग्रस्त दिनों की याद तथा उस समय के संघर्ष से रामन को रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की प्रेरणा मिली। इसकी स्थापना का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना था, ताकि शोध कार्यों के लिए प्रेरित होकर आगे आए और किसी नए रहस्य का पता लगाएं। ठीक है, तो चाहते थे कि बच्चे इस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि अगर परेशानियां होती है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वो अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं। तो रामन ये चाहते थे कि लोग इस क्षेत्र में काम करें और आगे बहुत सारी नई नई चीजों को खोजें और जानें। प्रश्न संख्या 5 है, चंद्रशेखर वेंकट रामन को वैज्ञानिक चेतना का वाहक क्यों कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर बताइए। जैसे कि इस पाठ का पूरा नाम ही है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पहले इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक चेतना के वाहक यानी कि लोगों में वैज्ञानिक बनने की जागरूकता को प्रसारित करने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर वेंकट रामन।
उनके अंदर शुरू से ही ऐसी जिज्ञासी प्रवृत्ति रही कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपनाया। बहुत सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी लाइन को बदल देते हैं, अपने क्षेत्र को बदल देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने इस क्षेत्र में, यानी कि शोध कार्य के क्षेत्र में, इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में कई जगह ऐसा काम किया कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें। चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने के बारे में हो, चाहे नेम फेम के बारे में हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं संपादित करने के बारे में हो, उन्होंने हर एक क्षेत्र में ऐसा काम किया ताकि लोगों के अंदर जो है इसको लेकर एक जागरूकता बने और लोग इस क्षेत्र में काम करें। चंद्रशेखर वेंकट रामन अत्यंत प्रतिभाशाली और अनुसंधान के प्रति पूर्णता समर्पित वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उच्च सुविधा वाली प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसलिए नौकरी कर ली ताकि वे शोध के लिए भरपूर समय निकाल सके, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही इस क्षेत्र में था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने खुद को प्रयोगों एवं शोध पत्रों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने भीतर राष्ट्रीय चेतना बनाए रखते हुए देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित रहे। तो हम ये कहें कि वो सिर्फ उस कॉलेज तक या इंस्टीट्यूट तक सीमित रहे, ऐसे नहीं। उन्होंने सोचा कि भारत का नाम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए। उन्होंने सैकड़ों छात्रों की मदद उनके शोध में की। इन कारणों से रामन को वैज्ञानिक चेतना का वाहक कहा गया, यानी कि उन्होंने लोगों के अंदर इस चीज के लिए जागरूकता जगाई कि आप इस क्षेत्र में काम करिए। प्रश्न संख्या 6 है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस प्रकार अलग है? ठीक है, अब ये बताना है। परंपरागत तौर पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता था, जिसमें गलती की बहुत अधिक संभावना रहती थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी या रीडिंग्स नहीं दे पाती थी। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती थी। तो ये ज्यादा उन्नत टेक्निक थी, जिस वजह से वो अणुओं के अंदर की संरचना को अच्छे से भाप पाती थी और सही तरीके से व्याख्यायित करती थी। रामन के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नमक नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के। ये बचपन से पिता से ही गणित और भौतिकी पढ़ते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा और उस माहौल का फायदा उठाते हुए रामन ने भी अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाया। रामन की खोज से आइंस्टाइन का क्या संबंध है? अब रामन की खोज तो बाद में हुई, आइंस्टाइन ने ये चीज पहले ही प्रमाणित कर दी थी कि भाई ये जो प्रकाश आता है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से गुजरता है, तो ये अलग अलग जो है वो परिणाम देता है। लेकिन रामन ने इस खोज को और आगे बढ़ाया। उसने ये साबित किया कि कौन सी प्रकाश किरण ज्यादा तीव्र होती है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या है, रामन की खोज का प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिलता है। आइंस्टाइन ने सिर्फ ये थॉट रखा था कि प्रकाश जब अलग अलग पदार्थों से गुजरता है तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट था आइंस्टाइन का। लेकिन जो अगर हम बात करें रामन ने, तो रामन ने अपने प्रयोग द्वारा इसे साबित किया। रामन ने प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा को प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। मान लीजिए अगर उसे हम ठोस से गुजारेंगे तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, पानी से गुजारेंगे तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी।
तो हर एक चीज से गुजरते हुए उसका रिएक्शन अलग अलग रहता है। प्रश्न संख्या 9 है, रामन को कौन कौन से पुरस्कार मिले? अब आपको उनको सारे मिले पुरस्कार आपको यहाँ पर वर्णित करने। ठीक है, क्या है? रामन को सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। सन 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको रोम के मेओत्सी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकफिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी मिले। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो रामन को इतने सारे जो सम्मान हैं वो अपने कार्य के लिए मिले। प्रश्न संख्या 10 है, रामन की खोज ने भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में क्या बदलाव लाए? यानी कि फिजिक्स की फील्ड, यानी कि फिजिक्स जो साइंस का एक पार्ट है, उस क्षेत्र में क्या उनके बदलाव आए, वो उनके खोज के जरिए। खास तौर से अगर हम बात करें तो रामन प्रभाव के जरिए, है ना। रामन की खोज का पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गए। तो आइंस्टाइन ने सिर्फ एक थॉट रखा था जिसे प्रमाणित किया रामन ने। रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो सका। मतलब अब जब प्रकाश किसी भी क्षेत्र से गुजर रहा है, इसका पता हमें चल गया, तो उस पदार्थ के जो अणु और परमाणुओं की संरचना है उस पर अध्ययन करना और ज्यादा आसान हो गया, जो पहले इतना आसान नहीं था। रामन के साथ स्टॉकहोम में क्या हुआ? अब स्टॉकहोम में उनके क्या कहते हैं, उनके कार्य के लिए पार्टी रखी गई थी, जहां पर उन्हें अल्कोहल पीने के लिए जो है वो दिया गया। लेकिन रामन अपने भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग इसका वहन नहीं कर सकते थे, है ना। तो उससे जुड़ा बहुत ही अच्छा सा एक इंसिडेंट है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, सीखना चाहिए। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया, यानी कि अल्कोहल से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसे गुजरती हैं, इस चीज का उन्होंने जो है वो शोध किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन हमें आह्लादित करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए, तो रामन पर अल्कोहल का प्रभाव का प्रदर्शन करने में क्यों पड़ा? यानी कि अल्कोहल पे रामन प्रभाव का तो जो है प्रदर्शन हो गया, लेकिन रामन पर अल्कोहल का क्या प्रदर्शन होगा ये हम क्यों नहीं देख सकते? तो ये सिर्फ एक मजाक था जो वहां कहा गया, लेकिन इस मजाक के जरिए हमें ये पता चला कि भले ही व्यक्ति जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसे कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ी और वहां पे अल्कोहल का सेवन नहीं किया। प्रश्न संख्या 12, रामन प्रभाव क्या है? हम लोग अभी तक रामन प्रभाव के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल में ये है क्या? रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभावों का अध्ययन ही रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि प्रकाश जब पानी से गुजरता है तो कैसा रहता है, जब वो पत्थर से गुजरता है तो क्या होता है, देखिए मार्बल से जैसे वो आर पार हो जाता है, ठीक है, सॉलिड पत्थर के आर पार नहीं होगा, कागज से गुजरेगा तो कैसे होगा। तो मेन ये था कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब ठोस और तरल पदार्थों से गुजरती हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यही रामन प्रभाव है। जिससे सर सीवी रमन ने यह बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद अणुओं से टकराती है। किसी भी चीज से गुजरे, जैसे आप अभी बहुत तेज रोशनी में जाओ, आपको आपके हाथ के आर पार भी रोशनी दिखाई देगी, तो वो अब हमको अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो हमें इस तरफ की रोशनी दिखाई देगी। अगर हम सूरज की तरफ अपना हाथ करें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे, हम यहाँ से अपने सूरज हाथ के आर पार देख सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जब यहां से गुजर रही है तो इनके अंदर के जो अणु परमाणु हैं उन पर हम पता कर सकते हैं कि उनकी संरचना क्या है। तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो जाने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जब पूरी तरीके से निकल जाए, जैसे कोई पतला कपड़ा लोगे तो तुम ये देखोगे प्रकाश की किरण बिना किसी अवरोध के निकल गई, यानी कि पूरा उसको कोई अवरोध नहीं हुआ। लेकिन अगर कागज ले लो तो थोड़ा सा अवरोध होगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ अंश अपने प्रभाव को खो देते हैं और कुछ आर पार हो जाते हैं। यही चीज रामन प्रभाव है। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण रामन ने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। रामन एक सरकारी पद पर थे जहां पर इनको अच्छी सैलरी थी, अच्छी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इन्हें जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के लिए जब इनको ऑफर किया गया तो इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इनका झुकाव कहीं ना कहीं शोध की तरफ था, कहीं ना कहीं फिजिक्स की तरफ था, जो कि सरकारी नौकरी में रहते हुए वो ये काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक फिजिक्स प्रोफेसर की जॉब लेना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के करीब थे। रामन ने अपने समय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तरह सरकारी नौकरी कर ली, पर उनके मन में वैज्ञानिक शोध कार्यों के प्रति रुचि यथावत बनी रही। इसके अलावा उन्होंने पैसों को अपनी रुचि पर हावी नहीं होने दिया। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से अध्यापन का जैसे ही अवसर मिला उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला के बारे में बताइए। रामन जब क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में रहते हुए शोध कार्यों से जुड़े थे, तो ये ही एक प्रयोगशाला थी जहां जाकर ये प्रयोग किया करते थे, जो कि महेंद्रलाल सरकार द्वारा बनाई गई प्रयोगशाला थी। ये बहु बाजार में स्थित थी एवं अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, यानी कि लोगों के अंदर साइंस को लेकर जागरूकता पैदा करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था, क्योंकि उस समय लोग इस चीज के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड नहीं थे, क्योंकि देखिए हमारा देश उस समय गुलाम था और लोगों का जो है रुझान कुछ अलग ही था, इस तरफ उतना नहीं था। प्रश्न संख्या 15 है, रामन की सफलता में उनके पिता के योगदान को स्पष्ट कीजिए। रामन के पिता जो है वो तिरुचिरापल्ली में बहुत ही अच्छे गणित और भौतिक के टीचर थे। बचपन से ही उनको भौतिक और गणित पढ़ाने का काम उनके पिता ने किया। उनके अंदर इस इंटरेस्ट को जगाया ताकि वो आगे चलकर एक वैज्ञानिक बन पाए। रामन की सफलता में उनके पिता का अविस्मरणीय योगदान रहा। वे भौतिक और गणित के शिक्षक थे। उन्होंने इन दोनों विषयों की शिक्षा रामन को दी, जिससे इन विषयों में गहरी रुचि और वैज्ञानिक बनने की लालसा ने जन्म लिया। वास्तव में उनके पिता ने उनकी सफलता की नींव रखी, यानी कि कहते हैं ना, एक इमारत खड़ी करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए। उस मजबूत नींव जो है वो उनके पिताजी ने ही रखा, क्योंकि भौतिक और गणित के प्रति उनका इंटरेस्ट उनके पिताजी की वजह से ही जगा, जो आगे चल के उनके लिए एक वैज्ञानिक बनने के रूप में सामने आया। ठीक है, तो ये था हमारा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में कुछ थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित जो है धीरंजन शास्त्री द्वारा लिखित एक लेख हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमारे सामने आगे हैं शुक्र तारे के समान, यानी कि हम देखेंगे महादेव देसाई जी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को, जो आज भी एक शुक्र तारे के समान आसमान में चमकते से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर के हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जल्द ही जल्द उसका उत्तर दूंगी। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।